ठीक है, स्टार्ट करें। चलो ध्यान दो चैप्टर नंबर 17 पे, की मैनेजरियल पर्सोनेल KMP, जिनके बारे में आपने पहले भी सुना हुआ है। EET से अपन बात कर रहे हैं KMPs कौन होते हैं। ये पूरा टॉपिक जो है उनके रेम्यूनरेशन के बारे में है। KMPs को जो पेमेंट मिल रहा है कंपनी से, वो किस तरीके से पे होगा, क्या मैक्सिमम लिमिट्स है और प्रोसीजर क्या है उसका, वो सारा यहाँ पे बताया हुआ है। सेक्शन 197 की बात बाकी चैप्टर्स में काफी जगह होती है जहाँ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का रेफरेंस आता है, वो सेक्शन आपका इस चैप्टर में कवर हो जाएगा। देखें, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप ऑलरेडी जानते हो, पहले भी हम एक दो बार पढ़ चुके हैं कि KMP एग्जैक्टली कौन है, वो बात हुई थी और वो डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस की हुई है। इसमें कंपनी के इंपॉर्टेंट पर्सोनल जिनके बिना गवर्नेंस और मैनेजमेंट नहीं चलेगा, उनकी बात कर रहे हैं। CEO, MD, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, CFOs, ये सब आ सकते हैं। बाकी भी ऑफिसर्स जिनको इंक्लूड करना है, ये पॉसिबल है कि इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फिर इन सबकी डेफिनेशन दे रखी है। कंपनी सेक्रेटरी कौन है, उसमें एड्रेस ही दिया होता है यूजुअली। मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बात की है। दोनों काफी सिमिलर काइंड ऑफ रोल जो है वो प्ले करते हैं कंपनी के अंदर। MD के पास एज ए डायरेक्टर कंपनी के सब्सटेंशियल मैनेजमेंट पावर्स होते हैं। सब्सटेंशियल इन द सेंस डे टू डे जो भी उनको डिसीजंस लेने होते हैं, वो डिसीजन लेने के मेजॉरिटी पावर्स MD के पास है। नॉट ऑल, लेकिन सब्सटेंशियल मतलब ऑलमोस्ट ऑल द पावर्स। तो छोटे मोटे डिसीजंस के लिए उनको बाकी सबसे पूछना नहीं है, और जहाँ पे बियॉन्ड द पावर्स नहीं जा रहे हैं वहां तो वो डिसीजन खुद ले सकते हैं। हाँ, जनरल मीटिंग के रेजोल्यूशन की बात सेक्शन में लिखी है, वो अलग मैटर। अदरवाइज डे टू डे डिसीजंस का काम MD जो है वो कर सकते हैं। बाकी डायरेक्टर्स के कंपैरिजन में भी MD जो है, जो पोस्ट है, उनको ज्यादा काम दिया होता है कि आप डिसीजन मेकिंग के मेजॉरिटी पावर्स रखो, बाकी सबके पावर जो है वो जैसे रिक्वायर्ड है वैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब अगर हम मैनेजर की बात करें तो मैनेजर का भी सिमिलर काम है। इनके पास भी डे टू डे डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट के सब्सटेंशियल पावर्स होते हैं। बट बोले फिर MD और मैनेजर में अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे करें? तो बेसिक आइडिया यहाँ पे ये है कि MD की जो इंडिपेंडेंस है, या वो जो खुद से डिसीजन मेकिंग की जो एक एबिलिटी है, मैनेजर के कंपैरिजन में वो अथॉरिटी थोड़ी सी ज्यादा है। 100 और 90 का फर्क हो, ज्यादा फर्क नहीं है। मैनेजर के ऊपर क्या होता है ना, कितनी बार जो उनको डिसीजन लेने होते हैं वो बाकी के डायरेक्टर्स को एक बार कंसल्ट करके फिर लेने होंगे, ऐसा हो सकता है। MD कंपैरेटिवली ज्यादा अथॉरिटेटिव होता है, वो किसी और डायरेक्टर के बराबर माना जाता है, उससे कम नहीं है। मैनेजर को हम एक लेवल नीचे मान सकते हैं अदर डायरेक्टर्स के कंपैरिजन में। तो ये हो सकता है कि कुछ डिसीजंस में जहां पे MD इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर लेता है बिना पूछे, मैनेजर को पूछना पड़ सकता है। ये एक पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है। अदरवाइज 90% इनके पावर्स कॉमन है और ये सेम ही फील्ड में काम करते हैं, और इनके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया उस पर आने वाला है। तो यहाँ तक बेसिक मीनिंग समझ आया MD और मैनेजर में। अब आप उसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी क्या बोलना चाह रहे हैं। होल टाइम डायरेक्टर जो टर्म यूज कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एक ही कंपनी में पूरा टाइम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई 2-4 कंपनियों में साथ में हैंडल कर रहे हैं, वो पार्ट टाइम हो गए जहाँ पे वो सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करते हैं और सजेशंस देते हैं। होल टाइम मतलब आप एक एंटिटी पे ही फुल टाइम अपना डेडिकेशन दे रहे हो, उसी ऑफिस में बैठ रहे हो, उसी का काम संभाल रहे हो, मल्टीपल कंपनीज के पीछे नहीं भाग रहे हो, तो उनको हम होल टाइम डायरेक्टर बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अगले पॉइंट में ना ये KMPs के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। रेफरेंस का जो सेक्शन है वो 203 है, और इसके साथ एक आता है रूल 8 और रूल 8 कैपिटल A। रूल 8 में बोला हुआ है, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर शैल हैव होल टाइम KMP। अब होल टाइम KMP में MD, CEO, मैनेजर, ये सब तो आ ही गए, CS, CFO सभी आ गए जिनके नाम हमने सुने। KMP की डेफिनेशन आपको पता है। तो रूल 8 के हिसाब से हर लिस्टेड कंपनी और बाकी पब्लिक कंपनीज के लिए ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल है जहां पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर। 8A जो है वो अलग से ऐड किया, और उसमें प्राइवेट कंपनीज की बात हो रही है। तो प्राइवेट कंपनीज में जो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने का कंपल्शन है, वो भी क्राइटेरिया सेम हो गया, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा। अगर ये होगी तो फुल टाइम CS को आपको अपॉइंट करना है। बट दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि बाकी दोनों लिस्टेड और अनलिस्टेड वाली जो 8 में ऑलरेडी कवर्ड थी, ये अलग सेक्शन बनाया गया, ये अलग रूल बनाया गया, ऐसा बोल सकते हैं। मैंने आपको बोला सेक्शन 196, 197 और एक शेड्यूल 5 है, जो अपने 7 शेड्यूल्स है कंपनीज एक्ट के, उसमें 5 वाला इस मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से कनेक्टेड टॉपिक है। देखते हैं, अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। अब कुछ रिपीटेशन है, जैसे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसमें रूल 8 और 8A वापस लिखा हुआ है, और नीचे भी उसको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो वो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स तो सेम ही जा रहे हैं, रिपीटेशन है। अपने सीधा 4th पॉइंट पे चलते हैं। रूल 8 ऑफ द कंपनीज रूल्स रिक्वायर सच अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। मतलब ये मैटर सर्कुलेशन से पास नहीं हो सकता, यहाँ पे बोर्ड मीटिंग आपको करनी पड़ेगी, ये एक इम्प्लाइड कंडीशन हो गई। ये सारे मैटर को लेके क्लैरिफाई कर दिया। लैंग्वेज देख लेते हैं। एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी as well as the MD or CEO of the company at the same time
unless the articles of such a company provide otherwise or the company does not carry multiple business। ये पॉइंट को आप थोड़ा सा स्टार मार्क करके रखना, केस बनाने में ये कंडीशन काम आती है। बोला क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं। इंडिविजुअल की बात हो रही है, अगर आप किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे हो या रीअपॉइंट कर रहे हो एज अ चेयरपर्सन, उसके साथ साथ आप उसको एमडी या सीईओ की पोस्ट भी दे रहे हो एट द सेम टाइम, तो ये यूजुअली अलाउ किया जाएगा या नहीं अलाउ किया जाएगा? जनरली क्या बोला, नहीं अलाउ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या बोला, अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ सच अ कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज और द कंपनी डज नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेस। आइडिया ये है कि जो चेयरपर्सन की पोस्ट पे है ऑलरेडी उस पर वर्कलोड तो काफी है, पूरी कंपनी का ध्यान रखना है, फिर आप उसको चेयरपर्सन के साथ साथ एमडी या ऐसी पोस्ट दोगे तो उससे ना वहां पे भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब डे टू डे मैनेजमेंट में तो सब्सटेंशियल पावर उसके पास ही है। अब जिसके पास पावर है वो खाली पावर लेके घर पे तो नहीं बैठेगा, वो पावर यूज भी तो उसी को करना है। अब चेयरपर्सन होने के अपने बर्डन है, अपने पावर्स हैं, एमडी होने के, सीईओ होने के अपने वर्क स्कोप है। दोनों काम आप करने जाओगे तो क्वालिटी पे असर पड़ेगा और आपकी पर्सनल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, इतना ओवरवर्क करोगे तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यूजुअली चेयरपर्सन और एमडी या सीईओ जो है इनको अलग अलग रखो ताकि काम डिवाइड हो जाए, सारा बर्डन एक इंसान पे नहीं आ जाए। फिर बोला कि आपकी कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ अदरवाइज लिखा हो तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, पहली तो ये चीज। दूसरा, आपकी कंपनी अगर मल्टीपल बिजनेसेस में नहीं है तो फिर ये एक बार चलेगा। मल्टीपल बिजनेस में नहीं है मतलब सिंगल बिजनेस है, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल सर्विसेज, डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रखा है, एक ही बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, तो बर्डन कम होगा कंपेयर टू अ कंपनी विच इज डाइवर्सिफाइड। तो वहां पे चेयरपर्सन ही एमडी या सीईओ बन जाए एक बार प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर मल्टीपल बिजनेसेस आपके हैं तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, अलग अलग लोगों को पोस्ट पे बिठाना चाहिए, नेसेसरी है। तो एक क्लैरिफिकेशन है। However, such class of companies engaged in multiple business and which has appointed one or more chief executive officers for each business, as may be notified by the central government, are exempted from the above। अब इसका क्या मतलब है वो भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक ऐसी कंपनी जिसके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो एक तो मेन बिजनेस होगा प्राइमरी, बाकी भी बिजनेसेस हैं। अब इसमें जो चेयरपर्सन है वो क्या बोल रहा है, चेयरपर्सन भी मुझे ही बनाओ, या फिर जो दूसरा उन्होंने यहाँ पे बोला था कि एमडी या सीईओ वो भी मुझे ही बना दो। तो ऊपर तो मना किया ना, ऐसा नहीं कर सकते, बट इसका एक सॉल्यूशन है। एक काम करते हैं, जो भी अदर कंपनीज हैं जो मल्टीपल बिजनेसेस आपके हैं, हर बिजनेस का एक अलग सीईओ अपॉइंट कर दो। तो क्या होगा, एक एक बिजनेस पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ध्यान दे रहा है, या एमडी बोलो या सीईओ बोलो एक ही बात है, तो उनको आपने अपॉइंट कर दिया। और जो अपनी पूरी कंपनी का मेन चेयरमैन है, जो सारे बिजनेसेस का हेड है, उसको आपने मेन होल्डिंग कंपनी या मेन प्राइमरी बिजनेस में दोनों पोस्ट दे दी। बिजनेस वाइज डिवीजन में कर रहा हूँ भाई, ऑयल एंड केमिकल का बिजनेस है, टेलीकॉम का है, टेक्सटाइल का है, गारमेंट्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ। अब इनमें से ना हर बिजनेस का एक अलग सीईओ आपने अपॉइंट कर दिया, और जो मेन बिजनेस है आपका, उसमें आपका जो चेयरपर्सन है उसी को आपने एमडी या सीईओ बना दिया। ये स्टिल एक बार चलेगा, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। रीजन पता है क्या है, क्योंकि हर बिजनेस का अलग सीईओ होने से वर्क स्कोप जो है वो डिवाइड हो चुका है। तो अगर चेयरपर्सन को हम मेन बिजनेस का या एक बिजनेस का एमडी बना भी दें या सीईओ बना भी दें, तो बाकी के सारे बिजनेसेस में ना प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि उसके सीईओ अलग है, तो वर्क स्कोप जो है कहीं ना कहीं तो डिवाइड हो ही गया है, बर्डन एक पर्टिकुलर पर्सन पे नहीं। क्लियर? ये तो ऐसा करना अलाउड है। तो थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं वो। अब ये चीज जब वो केस में यूज करते हैं ना पार्टीज और डायरेक्टर के नाम के साथ, तो अपने को रिलेट नहीं होता कि एग्जैक्टली कंटेंट है क्या। और अगर आपको कंटेंट याद नहीं आ रहा है तो फिर वो आंसर बनेगा नहीं। इधर उधर का जितना भी लिखोगे ना, उसका आधा एक मार्क दे दिया तो दे दिया, बाकी कोई स्कोरिंग होने वाला नहीं। तो जो स्पेसिफिक कंटेंट है वो आपको लिखना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं। तो इसको हाईलाइट करके रखना, ये अच्छा पॉइंट है। और कुछ केसेस इस पे पहले बन चुके हैं तो वो रिपीट भी हो सकते हैं। एमसीए का इसके रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। नोटिफाइड दैट द पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 crore or more and annual turnover 1000 crore or more, which are engaged in multiple businesses and have appointed CEO for each such business, can appoint an individual as a chairperson and MD। सेम बात हो गई जो मैं आपको बोल रहा था। Whole time KMP shall not hold office in more than one company except in its subsidiary at the same time। However, he can hold directorship in other companies with the permission of the board। नाम ही दे दी ना, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, होल टाइम KMP। तो जो होल टाइम डायरेक्टर है वो तो पूरा दिन एक ही कंपनी में काम कर रहा है ना, उसके लिए पॉसिबल है मल्टीपल कंपनीज में काम करना एट द सेम टाइम? नहीं। तो बोला कि यूजुअली वो एक ही कंपनी में पोस्ट होल्ड करेगा। हाँ, सब्सिडरी इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि वो तो अपनी कंपनी का पार्ट हो गया, तो इट इज ओके। लेकिन अगर किसी आउटसाइड कंपनी में उसे काम करना है तो उस सिचुएशन में पहले बाकी बोर्ड मेंबर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मैं यहाँ होल टाइम काम कर रहा हूँ, मुझे साथ में कहीं पे पार्ट टाइम काम करना है। अलाउ करोगे? और मैनेजमेंट में बाकी के जो मेंबर्स हैं वो अलाउ करेंगे, तो फिर ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और इसमें भी देखा जाता है कि सामने वाली कंपनी जहाँ पे काम करने की बात कर रहा है
वो कॉम्पिटिटर ना हो, हमारे बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड या कॉम्पिटिशन में ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। और ऐसा कंपनीज को ध्यान रखना ही पड़ता है, नहीं तो उनके बिजनेस की सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या होगा। अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, लास्ट वीक की न्यूज़ है, अदानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, पढ़ा उसके बारे में? अग्रीमेंट ये साइन किया कि ये दोनों एक दूसरे की कंपनी के एम्प्लॉयज को सॉलिसिट करने की ट्राई नहीं करेंगे कि भाई आप हमारी कंपनी में आ जाओ, ज़्यादा पैसे दे देंगे, उस टाइप का काम नहीं चलेगा। क्योंकि दोनों बड़े बिजनेस जायंट्स हैं, काफ़ी बिजनेस में डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में है, और अभी तो एग्रेसिव फाइट चल रहा है। जिस बिजनेस में रिलायंस एंटर कर रहा है वहाँ अदानी भी है, अदानी एंटर कर रहा है तो रिलायंस भी आ रहा है, तो ये लोग सेम फील्ड को टारगेट कर रहे हैं। भाई अभी हम देख रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, तो ग्रीन एनर्जी में अदानी ऑलरेडी एक कंपनी सेटअप करके बैठा है, रिलायंस ने भी एक फंड अलोकेट कर दिया कि हम भी इस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑयल और केमिकल बिजनेस तो डिक्लाइन पे जाने ही वाला है। तो अब ये एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और ईवी वाले सेक्टर पे आना है, कंपटीशन चल रहा है। अब जब सिमिलर लाइन पे आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो ये दोनों कंपनीज या जो भी ऐसी कंपनीज होती है कॉम्पिटिटर, इनमें एम्प्लॉयज को इधर उधर करने की कोशिश चलती रहती है कि वहाँ का एम्प्लॉय ज़्यादा बेटर है, थोड़ा बेटर पैकेज दे दो, वो तो ढूंढ ही रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अदानी क्या है ना अंबानी क्या है, जो पैसे देगा हम तो उसके लिए काम करेंगे। और यंग एम्प्लॉय आज की डेट में तुरंत से स्विच कर लेता है, उसको टाइम नहीं लगता। तो ये दो कंपनीज ने आपस में अग्रीमेंट कर लिया कि भाई एक दूसरे के एम्प्लॉयज को इस तरीके से हम ट्रेस करके अपनी कंपनी में लाने की कोचिंग, मतलब जो उसकी कोशिश है वो नहीं करेंगे। उसको नाम दिया हुआ है नो पोचिंग अग्रीमेंट। पोचिंग करने का मतलब हंटिंग करना होता है एक तरीके से, वैसा हो गया। तो आप उनके एम्प्लॉयज को हंट करके आप अपनी कंपनी में ले आओ, फिर वो भी आपके साथ ऐसे ही करे। इससे एक्चुअली में फायदा नहीं होता, दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, हाई पैकेज और एम्प्लॉय खेलता रहता है। और ये आजकल बीच में तो अभी लॉकडाउन में तो एम्प्लॉयज भी कंपनी वालों को डरा रहे थे कि बोले मुझे वो कंपनी से इतने पैकेज का ऑफर है, आप बढ़ा रहे हो पैकेज या वहां पे जाऊं? बोले नहीं, बढ़ा देते। तो आईटी सेक्टर में तो ऐसा बहुत हुआ है, लोगों ने अपनी सैलरी पता नहीं कितनी करवा ली, तो जितना वो हाइक उनको अगले 5 साल में नहीं मिलना था ना, 1 साल में करवा लिया। और कितने एम्प्लॉयज ने ऐसे जुगाड़ किए हुए, दूसरी कंपनी से बात करके वहां पे कुछ सेटिंग करके वहां से लेटर ले आते हैं, ऑफर लेटर। ऑफर लेटर में यहाँ अगर 5 लाख सैलरी है ना, वहां 10-11 लाख लिखवा के ले आते हैं। ऐसा किया कितने लोगों ने कि भाई मुझे 10 लाख का ऑफर है, आप तो 5 लाख ही दे रहे हो, तो शिफ्ट कर लूं या यहाँ पे सैलरी बढ़ाओगे? तो यहाँ 5 की, अब 10 तो वो बोल ही रहा है, तो मिनिमम 10 से ऊपर ही देनी पड़ेगी। तो 11-12 लाख की सैलरी करवा ली, तो एक ही साल में डबल से भी ज्यादा हो गया। तो ऐसा काफी एम्प्लॉयज ने एक्चुअली में किया, और उसका इम्पैक्ट इन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन पे 1 साल से दिख रहा है। अब ये सारी कंपनी आईटी वाली जो है ना, अभी ये फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। इन्होंने सबने स्टेटमेंट दे दिया कि अब ये बहुत हो गया, जिसको जहां जाना है जाओ, 1 रुपए बढ़ा के अब देने वाले नहीं है। कोविड का जो फायदा उठाना था वर्क फ्रॉम होम में, वो आपने उठा लिया, और हमें जितना ब्लैकमेल करना था कर लिया। अभी आपको दूसरी कंपनी अगर डबल पैसे दे रही है तो अभी के अभी निकलो यहाँ से। तो वो सारा जो उनका जो गेम चल रहा था वो खत्म हो गया, बिकॉज मैनेजमेंट को भी धीरे धीरे ये चीज समझ में आ जाती है कि भाई हम सेम इंडस्ट्री में, सामने वाला कॉम्पिटिटर इतना कितना फंड लेके बैठा है कि 5 लाख के एम्प्लॉय को 10 लाख देने को रेडी है। तो ये सारा गेम एम्प्लॉयज का चल रहा था और फायदा उठा रहे थे, जितना कर सकते थे कर लिया। अब वो स्कोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्लियर? तो ये सब चीजें होंगी, तो मैनेजमेंट को इन सब डिसीजंस का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए वो कॉम्पिटिटर वाली कंपनीज में नहीं जाने देंगे, वो तो ऑब्वियस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, a company may appoint or employ a person as its managing director if he is the managing director or manager of one and not more than one other company, and such appointment or employment is made or approved by resolution passed at a meeting of the board with the consent of all the directors present at the meeting, and of which meeting and of the resolution to be moved thereat specific notice has been given to all the directors then in India। वही बात हो गई, आपको मल्टीपल कंपनीज में एमडी या मैनेजर की पोस्ट पे काम करना है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 कंपनी में आप एट ए टाइम ये पोस्ट होल्ड कर सकते हो, क्योंकि एमडी का काम फुल टाइम होता है, तो वो इतनी सारी कंपनीज में सर्व नहीं कर पाएगा। एक कंपनी प्लस सेकंड कंपनी, बट उसके लिए भी बोर्ड रिजोल्यूशन नेसेसरी। सारे मेंबर जो इंडिया में रहते हैं उनको नोटिस जाएगा, मीटिंग बुलाएंगे, और मीटिंग में सबका वोट लिया जाएगा, सबकी हाँ होने के बाद ही ये डिसीजन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इफ द ऑफिस ऑफ एनी होल टाइम केएमपी इज वेकेटेड, रिजल्टिंग वैकेंसी शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। तो ये वैकेंसी फिलअप करने की बात हो रही है, अगले 6 महीने के अंदर फिलअप कर सकते हैं। लास्ट में नोटिफिकेशन आ रहा है गवर्नमेंट कंपनी के लिए, नया सेक्शन कुछ एड ऑन किया, बोला सेक्शन 203 शैल नॉट अप्लाई टू एमडी और सीईओ और मैनेजर एंड इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वाले ये सब रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए लायबल नहीं। ठीक है, चलेगा। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203 रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी शैल नॉट अप्लाई टू एमडी, सीईओ, मैनेजर और इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। रिपीट कर दिया सेम सेंटेंस, तो ये सारे रूल्स उन पे एप्लीकेबल नहीं। बोलो यहाँ तक क्लियर, पता चला? ये इंट्रोडक्शन था इनके रिगार्डिंग। अब प्रोसीजर बोला हुआ है केएमपी को अपॉइंट करने का,
ये सारे पॉइंट्स जो हमने पीछे देखे ना, उसी को समराइज किया, पॉइंट वाइज एक आंसर बना दिया। मैंने रिपीट इसलिए रखा है कि एग्जाम में अगर इस तरीके से पूछते हैं तो आपको रिलेट हो जाए क्या लिखना है। तो ये पॉइंट्स एक बार पढ़ सकते हो, खाली फॉर्म नंबर ही आ रहा है एक्स्ट्रा, वो भी MGT 14, तो आपको पता ही। बोलो कुछ क्वेरी है यहाँ तक? क्लियर, पता चल गया ही। अब सेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, दैट इज 196। स्टोरी वही है लेकिन सेक्शन के फॉर्म में और टाइम लिमिट के साथ आएगी, और मैंने सब चीजें हाईलाइट कर रखी है, तो अपने वो पॉइंट्स डायरेक्टली डिस्कस कर लेंगे ना तो कवर हो जाएगा। MD, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, जो भी हमने बोला, इनको अपॉइंट करना है तो इनके लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो देख लो। सबसे पहले टर्म ऑफ ऑफिस की बात हो रही है। अगर इनको अपॉइंट करते हैं या रीअपॉइंट करते हैं तो मैक्सिमम टर्म ऑफ ऑफिस एट अ टाइम कितना हो सकता है? 5 साल का। तो 5 साल का अग्रीमेंट करके इनको आप अपॉइंट कर सकते हो। और अगर रीअपॉइंटमेंट करना है तो रीअपॉइंटमेंट जो है वो लास्ट ईयर में या 5th ईयर में ही होना चाहिए, उससे पहले नहीं। तो ऐसा नहीं कि आज अपॉइंट कर रहे हैं 5 साल के लिए और आज ही डिसाइड कर रहे हैं कि 5 साल के लिए रीअपॉइंट भी कर दिया तो अभी से 10 साल फिक्स हो गए। ये तरीका नहीं है। 5 साल के लिए अपॉइंट करो, 4 साल पूरे होने दो, 5वां साल जब शुरू होगा तब डिसीजन लो कि रीअपॉइंट करना है या नहीं करना है, या भले 5 साल के एंड पे करो तो भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बोला है कि जो लास्ट 1 ईयर होगा ना, उसी में आपको डिसाइड करना है कि रीअपॉइंट करना है या नहीं, उससे पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन रहेगा। दूसरा, मतलब जो थर्ड पॉइंट लिखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे बोला है कि एक कंपनी में MD और मैनेजर दोनों नहीं हो सकते, या तो MD होगा या मैनेजर होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इनका वर्क स्कोप सेम है, 90% तो सेम है। अब कॉन्फ्लिक्ट होगा, पावर एक ही पावर 2 लोगों के हाथ में दोगे, एक टीम के 2 कैप्टन हो सकते हैं क्या? होंगे तो बाकी मेंबर्स का क्या होगा? ठीक है, दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, फिर ईगो क्लैश हो रहा है, मैंने बोला तो वो अलग बात क्यों बोल रहा है, फिर ये बात हो जाएगी। तो बेचारा जो बाकी का स्टाफ है ना, वो बोलेगा यार अब दोनों ही एक बराबर पोस्ट पे, दोनों हमसे सीनियर है, इसकी बात सुने या उसकी बात सुने। दोनों सेम बात करें तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अलग अलग बात करेंगे तो बार बार फिर हम किसके ऑर्डर सुनेंगे। इसलिए पहले ही रूल क्लियर कर दिया कि एक ही जैसी पोस्ट पे 2 लोगों को अपॉइंट नहीं करना, या तो MD बोल लो या मैनेजर बोल लो, दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। ये क्लैरिफाई हो गया। उसके बाद किसी भी पर्सन को KMP अपॉइंट करने के लिए एज ग्रुप क्या होगा? 21 ईयर्स बोल दिया, और मैक्सिमम कितना? 70 ईयर्स। इंसॉल्वेंट वाला प्रॉब्लम होगा तो नहीं बन सकते आप ऑब्वियसली। वो क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं किया हुआ है, पेमेंट के डिफॉल्ट है, तो भी रिस्ट्रिक्शन आएगा। कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया, 6 महीने से ज्यादा ड्यूरेशन की जेल कर दी, तो भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा। ये सब पॉइंट्स होंगे। अच्छा, जो 70 ईयर्स वाला पॉइंट बोला है, 70 ईयर्स की एज होने पे भी अगर किसी को KMP की तरह कंटिन्यू करना है, वो एज का क्राइटेरिया अपनी जगह, लेकिन कितनी बार क्या होता है, जो पर्सन है ना वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके नाम से, उसके इन्वॉल्वमेंट से ही कंपनी चल रही है, और इसको अगर हटा दिया ना तो कंपनी की ब्रांड वैल्यू पे, उसकी इमेज पे भी फर्क पड़ेगा, और जो नॉलेज उससे मिल रहा है ना उस पर फर्क पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं। अब कंटिन्यू रखने के लिए करना क्या है? स्पेशल रिजोल्यूशन। तो अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो 70 ईयर्स की एज के बाद भी KMP की पोस्ट पे आप रह सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। आजकल कंपनीज क्या करती है, फिर वो KMP से बाहर करके ना एक स्पेशल पोस्ट उनको दे देती है, भाई एडवाइजर, कंपनी के एक एडवाइजर के फॉर्म में। जैसे टाटा ग्रुप में भी रतन टाटा जब उन्होंने मेन पोस्ट जो है बोर्ड को छोड़ दिया, तो बोले ये कंपनी के एडवाइजर के तौर पे रहेंगे, इनका नॉलेज और एक्सपीरियंस कंपनी यूज करती रहेगी, लेकिन मैंडेटरी नहीं होगा जो बोल रहे हैं वो करना है। डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, सजेशन देने का पावर उनके पास रहेगा। अब ऐसा बोल देने से कि एक्चुअली में वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं वाले, लेकिन क्या है, मीडिया में ये न्यूज जाती है कि रतन टाटा अभी भी कंपनी से कनेक्टेड है, तो जो उनकी वजह से टाटा ग्रुप का नाम था, क्योंकि इतने साल से वो पोस्ट होल्ड कर रहे थे ना, तो वो ब्रांड बन गया था कि भाई टाटा ग्रुप है, मतलब रतन टाटा ही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं। अब वो नहीं भी हैंडल कर रहे तो कंपनी उल्टा बेटर ही परफॉर्म कर रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई कैलिबर की कमी है बाकी लोगों में, लेकिन उनके नाम से जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो गई थी, फिर उसको धीरे धीरे करके वो वाइप ऑफ कर दी। एकदम से उनको बोल दिया कि आज से टाटा ग्रुप से अलग ही हो गए, तो स्टॉक मार्केट में भी इफेक्ट हो जाता है, इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी इधर उधर हो जाता है। तो बोले पोस्ट चेंज कर दिए, लेकिन कंपनी के साथ जुड़े हुए, भले फिर वो डिसीजन ना देते हो, कौन देखने जा रहा है, तो ये एक फर्क हो जाता है। तो यहाँ पे आप इनको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, 196 सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? यहाँ पे रेम्यूनरेशन की बात हो रही है। ये सब बातें मैं आपको आगे सेक्शन में बताने ही वाला हूँ। शेड्यूल 5 पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 197 पढ़ने वाले हैं, ये सब उसमें डिस्कस हो जाएगा। तो रेम्यूनरेशन वाले पॉइंट्स में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसमें, और कुछ बचा है तो देख लेते हैं। नहीं, बाकी सारे पॉइंट्स तो कवर हो गए। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, तो बोला वो अगर किसी KMP को 5 साल से ज्यादा टर्म के लिए अपॉइंट कर भी ले कंटिन्यूअस, तो उनपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। ये लोग सारे रूल्स फॉलो नहीं करते, हमने देख ही लिए। प्राइवेट कंपनी को भी एग्जेम्पशन दिया हुआ है, बोला आप अपने आर्टिकल्स के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, वो बेनिफिट उनको भी मिलेगा।
ठीक है। और उसके बाद उसका रिलेटेड रूल है, वो रूल में सिर्फ टाइम लिमिट और फॉर्म नंबर आपको ध्यान रखना है। क्लियर, यहाँ तक पता चल गया? तो ये 196 की स्टोरी आपकी कंप्लीट है। और उसका लास्ट पॉइंट जो बचा है, अपॉइंटमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो देख लो। अच्छा, ये भी शेड्यूल 5 का ही पार्ट है ना, ठीक है, वो जाने दो, फिर अभी नहीं कवर होगा। ओके, बस इतना रखते हैं, इसमें इनफ है, बाकी के पॉइंट्स कल देखेंगे।